Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss our resource topic. In first part we have already discussed the topic, but in first video we have discussed it half. जी हाँ, हमने उसमें आधा डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ। तो आज हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नेचुरल। हमने फर्स्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स के व्हाट इज़ द रिसोर्स हमने डिस्कस किया था, एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने डिस्कस किया था अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को आगे क्लासीफाई किया गया है उनके बेसिस पर। क्या है वो बेसिस, जान लेते हैं हम। फर्स्ट है इसमें लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, सेकंड ओरिजिन, थर्ड स्टॉक एंड फोर्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पर किया गया है, क्योंकि हमारी अर्थ पर कुछ फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो कि हर जगह का अलग है। हम देखते हैं कि हर स्टेट का या हर थोड़ी दूरी पर कुछ ना कुछ जो ज़मीन है, जो टेरेन है, जो क्लाइमेट कंडीशन है, वो सब कुछ अलग अलग हमें दिखाई देता है। तो इन्हीं बेसिस पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ में आ जाता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब आती है बारी की एक्चुअल रिसोर्सेज हैं कौन से। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और प्रेजेंटली हम उनको यूज़ कर रहे हैं, और जो उनकी क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है हम उन रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। तो ये वाले रिसोर्सेज एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जो अभी रखे हुए हैं लेकिन हो सकता है कि हम उनको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। कि हो सकता है जब टेक्नोलॉजी का लेवल आगे बढ़ जाए तो हो सकता है कि हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकें, बहुत अच्छे से उनको यूज़ कर सकें। जैसे कि हमारे जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज जो हमारे फूड आर्टिकल्स में यूज़ होते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, हमारे केटल हैं, ये सारे ऑलरेडी हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। और डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं दैट मीन्स एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। जो इंसान है, जो मैन है, उन्होंने अपनी स्किल्स से इनको यूटिलाइज़ बनाया है, उनको एक एक अपने अच्छे तरीके से उनको यूज़ किया है, बहुत सारे इन अ नंबर वेज उनको अपनी लाइफ के लिए यूज़फुल बनाया है। और अगर हम पोटेंशियल रिसोर्सेज के लिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारा पेट्रोल ले लेते हैं हम। पेट्रोल है जो कि हिमालय के जो हमारे जो इंडिया के जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारी जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उसके लिए अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम एग्जिस्ट था। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपका यूरेनियम जो हमारा लद्दाख में फाउंड किया जाता है, मिलता है हमें। दे आर नॉट एक्चुअली रिसोर्सेज, वो एक्चुअल रिसोर्सेज नहीं थे, उनको निकाला गया है वहाँ से और फिर उसके बाद में उनको यूज़ किया गया है। तो उनको यूज़ कैसे किया गया है भाई, विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, स्किल्स की एडवांसमेंट से आगे भी हमारे जो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं और आगे उनको अच्छे से फ्रूटफुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब उसमें क्या होता है, हमारे बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज आते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हमारे जो बायोस्फीयर के मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि जो लिविंग्स रिसोर्सेज हैं इसमें हमारे इंक्लूड होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड मैन जो है, इंसान जो है, वो भी इस बायोटिक रिसोर्सेज का ही एक इंक्लूड माना जाता है, इंक्लूड होता है बायोटिक रिसोर्सेज में ही, इसी कैटेगरी में आता है इंसान भी। नेक्स्ट है हमारा अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज में हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, लाइक आपके रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल हो गई, मिट्टी, वाटर, पानी हमारा,
तो ये सारे हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जो हमारे बहुत ज़्यादातर जो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, मोस्ट ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं, ये हमारे सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। चाहे अगर जो हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की अगर हम बात करें तो हमें पता है और हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है कि हमारे ऐसे बहुत सारे हमारे स्पीसीज़ हैं, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ हैं, जो कि ख़त्म हो चुकी हैं हमारे इकोलॉजिकल रीजंस की वजह से। और ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का भी कारण है, बहुत एक ग्रेट कंसर्न का भी कारण है। तो एज अ मैन हमारी ड्यूटी बनती है एज अ इंसान कि हमारी जो ये इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको हमें ठीक से करना चाहिए, ताकि जो स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ ऑफ चाहे वो प्लांट्स की हैं या फिर एनिमल्स की हैं, जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट हैं, हमारे सामने हैं, वो आगे चल के ख़त्म ना हो। दैट मीन्स हमें उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। अब सिमिलरली अगर हम बात करें कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, उनको भी हमें कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो भी हमारे लिए काम आएंगे। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए काम आएंगे, उनके लिए यूज़फुल होंगे वो। तो इसीलिए हमारे जो अबायोटिक रिसोर्सेज हैं उनको भी कंजर्व करना हमारी ही ड्यूटी बनती है, क्योंकि ये इंसान की ही ड्यूटी बनती है। और हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें उनको जुडिशली कंजप्शन करना चाहिए, न्यायिक तौर पे कंजप्शन करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, और उनकी अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि उनको फ्यूचर में हम उनको बचा सकें। और फ्यूचर में बचाने के लिए, उनको कंजर्व में करने के लिए, उनका जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए हम बहुत सारे इसी तरीके से उपाय ढूंढ सकते हैं। आगे नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। इसमें हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, क्योंकि बेसिस ऑफ स्टॉक है तो हमारी जो कॉन्टीन्यूड जो हमारी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, उनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्लासीफाई किया गया है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको हम कॉन्टीन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर उनको हम यूज़ करते रहते हैं, बट वो ख़त्म नहीं होते, दे डू नॉट गेट एक्सहॉस्टेड, बट वो कैन बी रेप्लेनिश्ड, वो रेप्लेनिश्ड हो सकते हैं। तो इसीलिए इन वाले रिसोर्सेज को हम रेप्लेनिशेबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आता है आपका सोलर एनर्जी, वाटर, एयर एंड सी वेव्स, जो कि इस तरह के जो ये रिसोर्सेज हैं ये इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अर्थ पर हमारे एग्जिस्ट हैं और हमें नहीं पता कि ये कब तक रहेंगे, लेकिन ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं और जो कि रिन्यूएबल भी होते हैं। अगर इंसान की हम बात करते हैं तो इंसान भी को नहीं पता कि भाई कब तक इनकी जो अवेलेबिलिटी है, तो ये एक इंडेफिनाइट टाइम के लिए है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो एयर है, वाटर है, एनर्जी है, हमारी सोलर एनर्जी है, सी वेव्स हैं, ये हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट हैं, और जब तक हमारी अर्थ है तब तक हमारे ये वाले रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, एंड इसीलिए इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। आगे है हमारा सब बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं, हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ये हमारे कुछ जो हमारी फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनके अंडर ये रिन्यू करते हैं अपने आप को, ये रिन्यू होते रहते हैं उसमें। अब जो सॉइल है, सॉइल भी हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड उसको रिन्यू होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो इसीलिए उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। शॉर्ट पीरियड में अगर हम उसके लिए बात करते हैं तो जो सॉइल है वो हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती है, लेकिन अगर हम उसको लॉन्ग पीरियड के बाद देखते हैं तो इट कैन बी रिन्यू। और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सिर्फ एक ही बार यूज़ होते हैं और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं। दैट मीन्स वो दोबारा यूज़ होने के लायक नहीं रहते, और इसी तरह के रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, और इनकी जो अवेलेबिलिटी की लिमिट भी होती है, तो इसीलिए इन्हें हम नॉन रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते। अब इस कैटेगरी में हमारे जो रिसोर्स हैं वो आते हैं मिनरल्स लाइक जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम है,
पेट्रोलियम को हम देखते हैं एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसे हमने एक बार यूज़ किया और उसके बाद में वो स्मोक के उसमें उड़ गया, दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय हो जाता है वो इमीडिएटली आफ्टर यूज़। आगे नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। इसमें हमारे आते हैं यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इसको दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है कि यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। अब यूबिक्विटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमारे रिसोर्सेज हर जगह, हमारी अर्थ पर हर जगह अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारी एयर है, वाटर है, ये वो रिसोर्सेज हैं जो हर जगह हमें पाए जाते हैं। तो इन रिसोर्सेज को हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज बोलते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की, ये वाले जो रिसोर्सेज होते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे इसका नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं ये कुछ जगहों पर ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, आयरन और हैं। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको वो कुछ ही जगह पर जो हमें मिलते हैं उन्हें हम लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। सो एट द लास्ट हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्सेज को कंज़र्व करना, उनको बचाना, ये हमारी एक इंसान होने के नाते एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी प्राइम ड्यूटी हो जाती है। नेचर ने हमें बहुत सारे हमारे इस तरीके से एक लार्ज क्वांटिटी में हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं अर्थ पर हमें, जो कि हमें जुडिशली कंज्यूम करने चाहिए और उनको हमें वेस्टेज से भी बचाना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करना और जुडिशली उनको कंज्यूम करना ही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमें एक इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें पता है हमारी वो नीड्स को फुलफ़िल करते हैं और बहुत सारे इन अ नंबर ऑफ़ वेज़ हम उनको एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं इन रिसोर्सेज को। तो अगर हमारा जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेशन है और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉइटेशन है, अगर वो कॉन्टीन्यूसली इसी रेट में अगर वो चलता रहा, लाइक जो हमारे रिसोर्सेज हैं, कॉल है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, इस तरह के बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं, तो अगर हम उन्हें इसी तरीके से बिना सोचे समझे अगर हम उन्हें यूज़ करते जाएंगे तो उनकी आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए अपने माइंड में कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें इनको जुडिशली किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए। और जो ये प्रैक्टिस है, जब हम उनको रिसोर्सेज को अपने ध्यान से जब हम उनको जुडिशली यूज़ करते हैं तो यही एक रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी कहलाता है। तो हमें ये हमारी एक ड्यूटी बनती है स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए कि हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए। और रिसोर्सेज को जुडिशली यूज़ के साथ साथ हमें उनको कंजर्व भी करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो जो हमारा रिसोर्सेज को जो डेवलपमेंट करना है उनको बिना किसी डैमेज के, यानी कि बिना किसी डैमेज के अगर हम इन्वायरमेंट को बिना किसी डैमेज के पहुंचाए अगर हम उनको यूज़ करते हैं, उनको रिसोर्सेज को हम डेवलप करते हैं, तो दैट इज़ आल्सो अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि हम अगर अपने इन्वायरमेंट को ही हार्म पहुंचाएंगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेंट्रल प्रिंसिपल ही ये होता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना। अगर हमें अपने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है तो उसको बिना किसी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए हमें करना चाहिए। और हमारा जो फोकस है वो हमारे इन्वायरमेंट की तरफ भी रहना चाहिए कि हम उसे हार्म ना पहुंचाएं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनको कंजर्व करें, उनको हम जुडिशली यूज़ करें। इससे हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमें स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड एक अच्छी सोसाइटी हमें चाहिए। और हम लोगों को इस चीज़ के लिए टाइम पे मीटिंग्स भी करनी चाहिए कम्युनिटीज़ को, ताकि और भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले फ्यूचर में, ताकि वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें फ्यूचर जनरेशन। तो ये एज अ इंसान होने के नाते, हमें एज अ ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें ये हमारी ड्यूटी बनती है इनको कंजर्व करने की, रिसोर्सेज को कंजर्व करने की हमारी प्राइम ड्यूटी बनती है। और जो मैन है उसने
अपनी जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ इनको डेवलपमेंट करना नहीं है, उनको सही तरीके से कंजप्शन करना भी हमारी एक ड्यूटी बनती है। तभी एक इंसान अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगा और जो हमारे डेवलपमेंट का जो रेट है, जो सस्टेन का रेट है वो भी बढ़ेगा। इससे हमारा जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट होगा। तो इस तरीके से और आगे हम कुछ स्टेप्स को अगर हम फॉलो करके इन रिसोर्सेज को आगे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा भी सकते हैं। तो इनको रिसोर्सेज को हमें बचाने के लिए, इनको कंज़र्व करने के लिए कुछ स्टेप्स अपनाने चाहिए। जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा चीज़ों को हमें रीयूज़ करना चाहिए। जैसे कि कोई एम्प्टी बॉटल्स हैं, कैंस हैं, ओल्ड क्लॉथ्स हैं, तो इनको हम रीयूज़ मेथड में हम इनको कर सकते हैं। हम इनको किसी न किसी वे में रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसाइकल। जो हमारे वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो पॉलीथीन बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, कैंस हैं या कोई हमारा फर्नीचर है पुराना, तो उनको भी हम रिसाइकल करके दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूस। हमें चीज़ों को, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा जो पेपर है, सबसे तो हमारी प्राइम ड्यूटी बनती है कि जो पेपर है हमें उसको क्या कहते हैं, कम से कम हमें उसको यूज़ करना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। पेपर की हमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है पेपर को बनाने के लिए ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, उनको बनाने के लिए ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, तो इसीलिए हमें उनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी प्राइम ड्यूटी बनती है। एंड नंबर 4 पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक पॉइंट ये आ जाता है कि हमें अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए। वाटर हो गया हमारा, हमें इनको अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें स्विच ऑफ करना चाहिए जब वो यूज़ में नहीं आ रहे हैं। एंड अगर चाहे हम पानी की बात करते हैं तो फॉसेट को हमें टर्न ऑफ कर देना चाहिए अगर पानी हमारे को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पानी और बिजली को भी कंज़र्व कर सकते हैं। अगर हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए अगर हम बात करें तो हम बाइक को यूज़ कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं थोड़ी बहुत जगह पे जाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्राइवेट व्हीकल्स ना यूज़, वेरी गुड, कि हम उन्हें ना यूज़ करें प्राइवेट व्हीकल्स को। ताकि उससे क्या होगा कि अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो रोड पर है वो ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमारे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके, जिनको हम मेज़र करके हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कंट्री के लिए एंड नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, और जो हमारा डेवलपमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उसको डेफिनेट बनाने के लिए। आगे कुछ हमारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉइंट, हमारा जो प्रिंसिपल हमें क्या क्या रखने चाहिए, उसके लिए कुछ उद्देश्य रखने चाहिए, हमारे पास कुछ सिद्धांत होने चाहिए। जैसे कि हमें जो जिस तरीका, हर जो लाइफ है हमारी, हर कोई भी, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल्स है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। बेटर क्वालिटी के लिए हमें आगे देखना चाहिए ह्यूमन लाइफ के लिए। और जो हमारी अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करना चाहिए। डेप्लेशन, जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको थोड़ा सा यूज़ का हमें रिड्यूस करना चाहिए, थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, लिमिट में यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए हमारी लाइफ के लिए, हमारी जो कंजर्वेशन है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी तरफ हमारा एक प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करने के लिए। और कम्युनिटीज़ की जो एम्पावरमेंट है उसकी तरफ भी हमारा कुछ अपना सहयोग देना चाहिए, सो दैट हम अपने इन्वायरमेंट के लिए भी हम अपने उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से बचा सकें और उसको सेफ रख सकें। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके टाइप्स को जाना, कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एंड उसके बाद में हमने उनके बारे में जाना, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में भी जाना कि हमें रिसोर्सेज को किस तरीके से उनको कंजर्व करना चाहिए। वी शुड अडॉप्ट 3R लाइक रीयूज़, रिड्यूस एंड recycle. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.